वेलकम। तो ये थर्ड वीडियो है इस एपिसोड की, इस पॉलिटी सीरीज़ की। इससे पहले हमने प्रेम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन देखा है। अब हम देखेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेलिएंट मतलब इम्पॉर्टेंट, कि इस इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एक ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि संविधान जब बन गया तो उसमें धीरे धीरे हम कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स भी तो करेंगे ना अपने हिसाब से। जीवन आगे बढ़ रहा है, कुछ चीज़ें हमें लगी कमी है क्या है, तो हमने थोड़ा थोड़ा अमेंडमेंट किया। तो ऐसे बहुत सारे आपको संविधान में अमेंडमेंट्स मिलेंगे। ये वाला जो अमेंडमेंट है, कौन सा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, ये इतना बड़ा था, इसमें इतने सारे चेंजेस किए गए कि इसको ही एक तरह से हम क्या कह देते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों कहते हैं, ये तो अब नाम से ही दिख रहा है कि इतना ज़्यादा अमेंडमेंट जब किया गया है। किस में, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब आइए संविधान के कुछ फीचर्स देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कि बहुत ही लंबा है और ये बहुत ही बढ़िया बात है। पहली बात आपको पता ही है कि हमारा जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने सारी चीज़ें जो है एकदम लिख करके दी हैं। हमने मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, या फिर अब इंडिया ही कह लें कि हमारे संविधान में ऐसा ऐसा है। तो इनिशियली कितना था, इनिशियली देखो 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट में ये बटा हुआ था और 8 शेड्यूल्स में। अभी की बात क्या है, अभी 470 से ज़्यादा आर्टिकल हैं, 25 पार्ट हैं और 12 शेड्यूल हैं। पार्ट और शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसको हम सारे के सारे याद कर लेंगे और जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। आर्टिकल्स तो जब आप पूरा संविधान पढ़ते चले जाएंगे तो सारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको याद हो जाएंगे। तो अगर स्टैटिक क्वेश्चन बनना हुआ, हालांकि बनेगा नहीं, किसी और एग्जाम में बन सकता है, कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट और शेड्यूल थे, तो वो थे 22 पार्ट और 8 शेड्यूल। इस वक्त कितना है, इस वक्त है 25 पार्ट और 12 शेड्यूल। कितना है, 25 पार्ट एंड 12 शेड्यूल्स। अब देखो, इसकी खास बात क्या है कि हमने जब अपना संविधान बनाया तो अलग अलग देशों से उनके जो ऑलरेडी संविधान प्रेजेंट है उसको हमने देखा, समझा और अच्छी अच्छी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग डाल ली। तो क्वेश्चन ये आता है कि किस देश से हमने क्या चीज़ लिया है, या फिर ये फलाना चीज़ हमने आखिर किस देश से लिया है, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। अच्छा, ब्रिटिश हम पे राज करके गए तो बहुत सारी चीज़ें जो पुरानी वाली चल रही थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हमने वही चीज़ें, लगभग 50% चीज़ें लगभग वैसी हैं, और बाकी जो हमें राइट्स देना था, क्या देना था, वो सारी चीज़ें जो हमने अलग अलग कंट्री से अडॉप्ट करके अपने अकॉर्डिंग काट पीट के, जैसे हम एडिटिंग करते हैं, और बना दिया। तो देखो, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो होगा। ये रहा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों फॉलो होगा, ब्रिटिश मतलब ये इधर वाले यूके वाले, यूएस तो अमेरिका हो जाता है। तो अमेरिका में क्या होता है, अभी कौन है, अभी तो मिल के आए यार मोदी साहब, बाइडेन, क्या नाम है उसका, हाँ बाइडेन। वहाँ क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वो यूके का यूएसए का प्रेसिडेंट है। अपने यहाँ पीएम वीएम का रोल ज़्यादा होता है। तो अपने यहाँ कौन सा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसी को दूसरा नाम एक लक्ष्मीकांत में बहुत बार यूज़ किया हुआ, वेस्टमिंस्टर मॉडल। कहीं क्वेश्चन मैंने तो अभी तक नहीं देखा है। अब वही लोग छोड़ के गए, हमें भी ठीक लगा कि यार पार्लियामेंट वाला सिस्टम ज़्यादा सही है, लोकसभा बनाओ, राज्यसभा बनाओ, और ठीक ऐसा ही काम जैसा हम देश के लिए कर रहे हैं वैसे अलग अलग स्टेट में भी कर देते हैं। तो हमने पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुना है। दूसरा और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि रिजिडिटी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। जैसे हम कुछ चीज़ों को तो बिल्कुल बदल नहीं सकते, या फिर बदलना थोड़ा मुश्किल किया गया है, ताकि ऐसा ना हो कि किसी की सरकार आई और रूल ही बदल दे रही है, कह रही कि नहीं फंडामेंटल राइट क्या होता है, ये सब हम मानते ही नहीं। तो थोड़ी सी रिजिडिटी भी इसमें, इसका ध्यान रखते हुए बनाया गया है कि ऐसा ना हो कि आया और बदल दिया। और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि भाई अगर ज़रूरत है कुछ चीज़ों को बदलने के लिए तो उन्हें बदलना जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे अमेंडमेंट है, किसी चीज़ में कुछ चीज़ अमेंड करना है, तो एक तो सिंपल मेजॉरिटी हो गई कि भाई 20 लोग हैं, 10 ने बोला कि हाँ हाँ बदल दो, तो बदल दिया। कुछ स्पेशल मेजॉरिटी के तहत ऐसे कानून बनाए गए हैं कि अगर आपको ये चीज़ बदलना है तो सिंपल मेजॉरिटी से बदल लो। कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि अगर आपको ये वाली चीज़ बदलना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2/3 ऑफ द वोटिंग, यानी 10 लोगों से नहीं बदली जाएगी। इसकी 2/3 कितनी हो गई, निकालो यार, मैथ्स में थोड़ी कमज़ोर है। 1/3 कितना हो गया, 6 के आसपास, 18, 12, 13, यानी 10 से काम नहीं चलेगा। 13 के आसपास लोग, ये क्या हो रहा है यार, हाँ, तो 13 के आसपास लोग, 13-14 लोग वोट करेंगे तब, यानी कि 2/3, या फिर सिंपलिसिटी के लिए हम ले लेते हैं 300 स्ट्रेंथ है
तो यानी कि 2/3 लोग वोटिंग करेंगे। 150 से नहीं होगा, कितने से होगा? 2/3 यानी कि 200 लोगों से ये पास कराना होगा। कुछ ऐसी स्पेशल मेजॉरिटी है कि अगर आपको ये चीज़ें अगर चेंज करनी है संविधान में तो उसके लिए आपको मेजॉरिटी तो चाहिए ही, प्लस हाफ ऑफ द स्टेट से आपको पास कराना पड़ेगा। कितने स्टेट हैं? 28, यानी 14 अगर स्टेट भी इसको पास करते हैं तो फिर आपका चेंजेस हो गए। तो यानी कि एक तरह से ब्लेंड है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का, और ये बहुत ही खूबसूरत बात। एक फेडरल सिस्टम है विथ यूनिटरी पावर, मतलब सेंटर में देखो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और हमने क्या किया है कि एक डिवीजन ऑफ पावर कर दिया है ना, अलग अलग स्टेट में भी पावर दे दी है कि भाई तुम काम वाम करते रहो। सेंटर जो है हमारा वो स्ट्रांग है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है? डिवीजन ऑफ पावर्स। ये फेडरल सिस्टम का यही मतलब होता है कि इसको अलग अलग स्टेट को भी पावर दे दिया। पॉइंट टू बी नोटेड, ये फेडरल सिस्टम आप वर्ड कई बार सुनेंगे, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो टर्म फेडरेशन है मतलब संघ, ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं किया गया है ना। हमने ऐसा नहीं कहा है कि ये अलग अलग संघ है, अलग अलग स्टेट्स हैं, हमने अपने पावर को डिवाइड किया है। दिस इज़ फेडरल सिस्टम, बस यही बात है। क्या बात है, कन्फ्यूज़ हो रहे हो? नहीं, फेडरल सिस्टम है अपने यहाँ, वो तो है ही, आपको पता ही है यार। एक वहाँ सेंटर में सरकार होती है, हर एक स्टेट की सरकार होती है। दिस इज़ अ फेडरल सिस्टम। और बस मैं एक बात ये बता रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड का कहीं भी ये यूज़ नहीं हुआ है, दैट्स ऑल। ये इंपॉर्टेंट चीज़। फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए कि भाई आपका राइट है, अगर आपको लगता है कि आपके राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, कि नहीं फॉलो हो रहा है या आपको, तो आप क्या कर सकते हैं? ये जस्टिसेबल है, यानी इसके लिए आपको जस्टिस मिल जाएगी। आप कोर्ट चले जाना, बोलना कि भाई हमको नहीं मिल रहा है, तो आपको कर देंगे। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जस्टिसेबल नहीं है। क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम हियर। डीपीएसपी अलग चैप्टर है, वो हम देखेंगे। फंडामेंटल ड्यूटी एक अलग चैप्टर है, वो भी हम देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स हम देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट क्या है। एक ऐसा अधिकार जो हर एक आदमी को होना ही चाहिए। फंडामेंटल साइड, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इसमें लगाई जा सकती है। फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है और उसके सब सेक्शन भी है कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू मूव एनीवेयर इन द कंट्री, राइट टू रिसाइड। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है ज़रूरत पड़ने पे। एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट मतलब एकदम वो नहीं है कि नहीं अब हमेशा मानेंगे। मान लो जैसे ये हुआ था कोविड, अब कोविड हुआ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, आपके पास हालांकि अधिकार है, आप देश में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई ना कि आप लॉकडाउन है, अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। पता चला तुम चले आधा पॉलिटी पढ़े हो, क्योंकि हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस। मान लीजिए आपने पॉलिटी पढ़ी और चले जा रहे हैं, बोले कहाँ जा रहे हो? तो बोले अरे मैं तो जा रहा हूँ, ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है ना, राइट टू मूव एनीवेयर इन द कंट्री थ्रू आउट द टेरिटरी। ऐसा नहीं करना, क्योंकि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ज़रूरत पड़ने पर लगाई जा सकती है। यहाँ तक कि अगर नेशनल इमरजेंसी हो तो आपके सारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड भी किया जा सकता है, एक्सेप्ट 2 आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 20 एंड 21। दिस इज PYQ। कई बार 2 स्टार 3 स्टार देता हूँ मैं इसको। आर्टिकल 20, 21 ऐसे याद कर लो ना यार। 2021 या 2021 में कुछ हुआ होगा। क्या हुआ था? कुछ तो हुआ था। कोविड के बाद हम लोग घर वर आए थे, नहीं वो तो 20 में ही आ गए थे। ऐसे याद कर लो यार, 2021 बस याद कर लो। तो यानी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 2 ऐसे आर्टिकल हैं जिसको आप इमरजेंसी के दौरान भी हटा नहीं सकते हैं। कौन से आर्टिकल है वो दोनों? आर्टिकल 20 एंड 21। बहुत बार ये PYQ आया है। DPSP क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। जो हमारा स्टेट है, स्टेट मतलब कुछ भी, चाहे तो सेंटर मान लो वो भी स्टेट, या फिर एक स्टेट जो हम राज्य कहते हैं उसको मान लो वो भी स्टेट, कोई भी जहाँ पे सरकार अपनी अलग से एक सरकार है उसको हम क्या देते हैं? स्टेट। स्टेट की डेफिनेशन हम शायद आर्टिकल 12 में देखेंगे। तो उनके लिए कुछ जो समाज के वेलफेयर के लिए कुछ प्रिंसिपल बनाए हैं, सोशल वेलफेयर के लिए। यानी जो स्टेट है, यानी कि मैं सरकार हिंदू में कह दूँ, ये जो स्टेट है उसके लिए कुछ प्रिंसिपल बने कि भाई तुम ऐसा ऐसा काम कराना। ये सारी चीज़ें हैं ताकि समाज में एक इक्वालिटी हो, सोशल वेलफेयर हो। ये क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, स्टेट के लिए है, और ये नॉन जस्टिसेबल है। अब अगर मान लो कोई किसी को काम है कि घर बनवाए, सही से पानी प्रोवाइड करवाए, मतलब प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, घर तक पाइपलाइन आनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए उस पूरे एरिया में। अभी तो सरकार है, लेकिन ये नॉन जस्टिसेबल है। अब ये नहीं कि आप चले गए बोले काम नहीं करवा रहा है, काम नहीं करवा रहा है, उसको करवाना चाहिए था, लेकिन इस बात के लिए आप जा नहीं सकते हैं कि काम नहीं करा रहा है, ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा है जो DPSP में लिखा है, बिकॉज इट इज़ नॉन जस्टिसेबल। इलेक्शन जीत के आया है, खर्चा वर्चा किया है, वो अभी घूस वूस लेगा,
और कमाएगा, काम नहीं कराएगा। ठीक है, ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं और हमारी कुछ ड्यूटी भी है। फंडामेंटल ड्यूटी जो कि आप पढ़ेंगे उसमें सरदार स्वरण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था 10 फंडामेंटल ड्यूटी, और फिर एक और राइट टू एजुकेशन जुड़ गया, अभी हमारे पास 11 है। ये हम अभी देखेंगे आगे चैप्टर में। ये भी नॉन जस्टिसिएबल है। इसमें जैसे है कि हमें एक नोबल लोगों को फॉलो करना चाहिए, वी मस्ट हैव अ साइंटिफिक टेम्पर, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना चाहिए, और क्या क्या है कि आपस में ब्रदरहुड होना चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो अब इसके लिए भी आप कोर्ट नहीं जा सकते अगर फॉलो नहीं कर रहा है कोई, कि आप चले गए अपने दोस्त के लिए, फॉलो नहीं करता है सर ये, तो इसके लिए कुछ नहीं होगा यार, नॉन जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिसिएबल। हमारा देश एक सेकुलर स्टेट है, यानी कि हमने यहाँ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट अपनाया है, यानी कि हमने सभी धर्मों को, सभी रिलीजन को एक बराबर का दर्जा दिया है। दिस इज नोन एज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। हमने ये नहीं कहा कि हमारा होगा ही नहीं ऐसा कुछ। अब इसमें देखो, जैसे वहाँ पे है अमेरिका में, वहाँ पे क्या पूरा सेपरेशन है कि स्टेट का, स्टेट जब हम बोले तो यानी वो पूरी एंटिटी है, गवर्नमेंट ऐसी जब हम बोलते हैं तो उसे हम स्टेट कह देते हैं। स्टेट का रिलीजन में पूरा कंप्लीट सेपरेशन, उनको कोई मतलब नहीं, चर्च वो कोई मतलब नहीं। अब अपने यहाँ क्या है कि बहुत सारे रिलीजन है, मल्टी रिलीजन है, तो हमारे यहाँ जो है रिलीजन और स्टेट के बीच दिस इज, मुझे लग रहा है कहीं तो मैंने किसी स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन देखा है, एग्जैक्टली याद नहीं है। इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेटेड इन इंडिया। पूरी तरीके से रिलीजन और स्टेट अलग नहीं है। हमने ऐसा नहीं कहा है कि ठीक है तुम कुछ भी करो, रिलीजन के मामले में हमसे मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है यार, लड़ाई हो जाएगी, दंगा हो जाएगा, इंडिया है। तो पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है। हमने राइट टू रिलीजन के अधिकार दिए हैं, काफ़ी सारे दिए हैं कि कंसाइज है, जैसी मर्जी आप पूजा करिए, पाठ करिए, हज जाइए और कुंभ मेला लगाइए, कई सारे राइट्स दिए हैं, लेकिन फिर भी दे आर नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेटेड। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ स्टेट कुछ दखल अंदाजी कर सकती है। इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेपरेशन। जैसा कि आप उसमें देख लो, हिजाब बैन, हिजाब कह रहा हूँ, हिजाब कंट्रोवर्सी, या फिर और भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना, तो स्ट्रिक्टली सेपरेटेड नहीं। ट्रिपल तलाक या फिर सती प्रथा, कुछ भी रहा हो। क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि रिलीजन और स्टेट इंडिया में दे आर नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेटेड। या फिर कंप्लीटली लिख लो, क्या ये कंप्लीटली सेपरेटेड है? नहीं है। स्टेटमेंट में ये कहीं पे देखा हुआ है मैंने, या फिर बन सकता है ऐसा मान लो। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अपने यहाँ क्या है, देखो जब वो हो रहा था, संविधान बन रहा था, तो अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग डिबेट हुई, कोई मान रहा है कोई नहीं मान रहा है, ये तो होगा ही। तो सबसे ज़्यादा डिबेट तो आपको पता ही लैंग्वेज पे हुआ कि हिंदी को वो नहीं करने दिए नेशनल लैंग्वेज। लेकिन ये एकमात्र ऐसी चीज़ थी कि इस पर सभी लोग एग्री थे। वो क्या था कि भाई वोटिंग राइट्स जो है वो सबको मिलना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या एजुकेशन। कोई पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ा है, उसके पास वेल्थ कितनी है, इन सब से हमें कोई मतलब नहीं। क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे धीरे धीरे इवॉल्व होकर फिर आया कि नहीं अगर इतना ज़मीन है तो ही वोट कर सकते हो, ऐसे ऐसे आया। लेकिन हमारे यहाँ पहले दिन से ही क्या था, जिंदा हो, 18 साल के ऊपर हो, वोट दे दो। वोटिंग एज रिड्यूस की गई 21 से 18 साल, अभी तो 18 ही है। कब? 1989 में। अब यहाँ पे आपको दोनों ये याद करना पड़ सकता है। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 था ये, हालांकि शायद 91 साल बाद इसको किया गया हो, तो ये आपको दोनों याद रखना है। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 में क्या हुआ, वोटिंग एज रिड्यूस कर दी गई 21 साल से 18 साल। वैसे 18 साल वाले बच्चे को ठीक है करा दो यार। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। जैसे वहाँ पे यूएसए में क्या है कि वहाँ पे फेडरेशन ऑफ स्टेट है, तो आप यूएसए के भी सिटीजन हैं और इनमें से किसी एक के भी सिटीजन हैं। अपने यहाँ ऐसा नहीं है, अपने यहाँ तो सिंगल सिटीजनशिप है। आप सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है ना, सिर्फ इंडियन। ऐसा नहीं है कि आपको इस स्टेट की भी लेनी है। हमने अपने सहूलियत के लिए इन्हें बांटा है। ये ऐसा नहीं है कि ग्रुप है, समझ रहे हैं ना? नहीं भी समझ रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है बस। अब देखो अलग अलग चीज़ें हमने अलग अलग जगहों से ली और इसको अब हमें देखना है और सीखना है। सबसे पहले हम ब्रिटिश ही देख लेते हैं। ब्रिटिश बोले तो अपना यूके, जो हम पे राज करके गए थे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वही की है, उन्हीं से हमने सीखा, ये तो आसान है याद करना। रूल ऑफ लॉ, ये भी ठीक है। लेजिस्लेटिव के प्रोसीजर कैसे क्या होगा, लोकसभा राज्यसभा क्या है, सिंगल सिटीजनशिप, ये सारी चीज़ें हमने ब्रिटिश से ली। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब देखो जो यूएस है, यानी कि जो अमेरिका है,
उसके जो फंडामेंटल राइट और जुडिशरी का कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, उसने लोगों के उस पर बहुत काम किया। जैसे इधर यूके में क्या है कि मोनार्च भी है ना, विक्टोरिया, चार्ल्स, ये सब बने जा रहे हैं, रिपब्लिक नहीं, रिपब्लिक मोनार्च है। यूएस में क्या है, जुडिशरी का बड़ा सही चीज़ है यार, तो हमने उनसे लिया, अच्छी अच्छी चीज़ें लेनी ना। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अमेरिका में बहुत सही है, लोगों के राइट्स पे बहुत बात की गई है। फंडामेंटल राइट्स हमने यहाँ से लिया, देखो कितनी फीलिंग आ रही है, सब एक ही जैसा है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगा, है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशियल रिव्यू, अगर आपको लगता है कि भाई नहीं 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 मज़ा नहीं आया, अब मैं रिव्यू करूँगा, आप जो भी डिसीजन है मज़ा नहीं आ रहा, जुडिशियल रिव्यू। ये सारी चीज़ें हम कहाँ से ले रहे हैं, यूएस से ले रहे हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज, इनको आपको हटाना है। ये सारी चीज़ें, इनका प्रोसेस हमने कहाँ से लिया है, यूएस से। तो मैं क्या कह रहा हूँ याद करने के लिए कि फीलिंग ऐसी आ रही ना कि यूएस से हमने कुछ ऐसी चीज़ें ली हैं जिसमें मज़ा आ रहा है, फंडामेंटल राइट है और जुडिशरी इंडिपेंडेंट कर दी, मज़ा नहीं आ रहा, प्रेसिडेंट को हटवा दिया, वाइस प्रेसिडेंट हटवा दिया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज को हटवा दिया। ये सब अमेरिका से हमने सीखा है। पार्लियामेंट वाली चीज़ हमने कहाँ से सीखी थी, यूके से, दैट इज़ ब्रिटिश। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव के कैसे प्रोसीजर हैं, ये सारे इससे सीखा। अगला, अब आयरिश कह लो चाहे आयरलैंड कह लो। अब आयरलैंड में यहाँ देखो डी आ रहा है ना, डी से डीपीएसपी, डीपीएसपी हमने इनसे सीखा। और आयरलैंड से हमने क्या सीखा कि अच्छा ये देखो आयरलैंड अच्छे लोग लग रहे हैं, इन्होंने, इनसे हमने डीपीएसपी लिया। डीपीएसपी यही है ना कि ऐसी पॉलिसी बनाना, अच्छा काम करना। तो ऐसा लग रहा है ना कि राज्यसभा में देखो तुम्हारे यहाँ अच्छे लोगों की ज़रूरत है, तो 12 लोगों को नॉमिनेट कर लो। काहे लिए कर लो, ताकि अच्छे अच्छे कानून बनाए। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है वो भी मैं बताता हूँ, ये भी हमने यहीं से ले लिया। आयरलैंड, डी से डीपीएसपी, अच्छे काम कर रहे हैं। और अच्छे काम करने के लिए जो राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं वो भी हमने यहीं सीखा है, नॉमिनेशन ऑफ 12 राज्यसभा मेंबर और इलेक्शन का प्रेसिडेंट भी। ये भी याद कर लो यार, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होगा ये भी इन्होंने बताया। अब देखो कनाडा, कनाडा यू नो, पंजाब का गांव है ये, पंजाबियों का। फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखो अब एक कनाडा में क्या हुआ कि ये पाजी थे, वो बोले कि ये जी इत्थे वी मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। मतलब इन्होंने हमें सिखाया कि ऐसा करो कि सेंटर स्ट्रॉन्ग कर लो। ऐसे थोड़ा पंजाबी टोन में बोलो, थोड़ा याद हो जाएगा यार कि वीरे इत्थे ना होंदा की होंदा स्ट्रॉन्ग सेंटर होंदा, कौन कहंदा, पंजाबी, आई मीन कनाडा। तो कनाडा से हमने क्या सीखा, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। और जो रेसिजरी पावर्स हैं बची कुची, वो भी किसके पास हो गए, सेंटर। या तो सी से सी याद कर लो यार, ये भी ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर और रेसिजरी पावर्स विद सेंटर। कि फेडरेशन तो कर दिया अलग अलग पावर का, लेकिन सेंटर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहे। और जो रेसिडरी पावर्स है ना, जो ना ही यूनियन लिस्ट में है, ना ही स्टेट लिस्ट में, ना ही कंकरेंट लिस्ट में है, जो बचे कुछ हैं, वो पावर किसके पास है, वो भी सेंटर पे। तो सी से सी याद कर लो, नहीं तो कनाडा सेंटर ऐसे याद कर लो। ये हो गए कनाडा। अब देखो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से मुझे याद आता है क्रिकेट। अब मैं पहले तो क्रिकेट बहुत देखता था, अब थोड़ा कम हो गया है। अब देखो क्रिकेट में क्या हुआ कि देखो यहाँ पे ट्रे आ रहा है, पहले तो ये हो गया फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो गया ना। उसके बाद कंकरेंट लिस्ट, किस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया का नाम नहीं है ये बताओ, अगर आप थोड़ा बहुत क्रिकेट जानते हैं। वर्ल्ड कप जीता ओडीआई वाला, फिर T20 जीता, चैंपियंस ट्रॉफी, और अभी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप। तो इसकी लिस्ट जो है कंकरेंट वाली पूरी भर गई कि नहीं, भर गई ना। तो ऑस्ट्रेलिया ट्रेड एंड कॉमर्स, वो तो यहीं आ गया। दूसरा क्या, ऑस्ट्रेलिया जो है अपनी लिस्ट कंप्लीट कर लिया। कौन सी लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, सारी ट्रॉफी जीत चुका है। और दोनों हाउसेस को साथ में बैठा लिया कि अबे आओ पार्टी करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर पार्टी कर रहे हैं, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउस, मस्त, चारों ट्रॉफी जीत गए। याद हो गया जाएगा, याद कर लो। अब जर्मनी से हमने सीखा कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये तो ऐसे ही आपको दे रहा है फीलिंग यार, हिटलर वाला। हिटलर ने क्या किया, इमरजेंसी लगाई, सबको मार दो, उसमें कैंप में डाल दो। तो दिख नहीं रहा है क्या, थोड़ी गुंडई टाइप की नहीं आ रही क्या, इमरजेंसी के टाइम सारे राइट सस्पेंड कर दो। कहाँ सीखा, हिटलर, जर्मनी। अब रशिया, रशिया आपको पता ही अपना दोस्त है, यूएसएसआर कह लो, रशिया कह लो, तो दोस्त है तो कुछ
ड्यूटीज़ होती हैं कि भाई तुम मेरा काम कर देना, प्रॉक्सी लगा देना। रोल नंबर क्या था यार, 41। तो तू मेरी प्रॉक्सी लगा देना, मैं तेरी लगा दूंगा। कहाँ से सीखा है? एक दोस्त से। दोस्त कौन? रशिया, पुतिन। अच्छा, प्रियम्बल में भी एक इसका कहीं जिक्र था, आपको याद है? हमने आइडियल जस्टिस, मैंने बताया था आइडियल जस्टिस का कॉन्सेप्ट हमने यही लिया है जो प्रियम्बल में ना। जस्टिस कौन सी? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। याद आ रहा है? रशियन रेवोल्यूशन 1917, पहला वीडियो। तो फंडामेंटल ड्यूटी और प्रियम्बल में जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये भी हमने रशिया से लिया है। और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का नारा हमने कहाँ से लिया था? फ्रेंच। ये कहाँ पे? ये भी प्रियम्बल में ही एडेड है। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रियम्बल नहीं पढ़ रहे हैं हम अभी, प्रियम्बल पढ़ चुके हैं। अब साउथ अफ्रीका। अब देखो साउथ अफ्रीका क्या है। साउथ अफ्रीका भी क्रिकेट खेलता है। अब ये लोग कभी कोई कप जीत नहीं पाते, तो ये लोग गुस्सा आ गए, बोले कि यार ऐसा कैसे नहीं जीत पा रहे, एक काम करता हूँ मैं, रूल ही अमेंड कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा अमेंड कर दिया रूल को कि यार अब तो मैं जीतूंगा ही, बदल देता हूँ। हम लोग एक ओवर में 10 बॉल खेला करेंगे, और जब चौका जाएगा तो उसको 8 रन मानेंगे। तो साउथ अफ्रीका ने कोशिश की, इनको चोकर्स कहते हैं, ताकि ये इस अमेंड कर सकें। तो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहाँ से सीखा? साउथ अफ्रीका से। एक और है, वो भी याद कर लो यार, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब ये कैसे याद करना है? कैसे भी कर लो, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो आयरलैंड था, आयरलैंड, डीपीएसपी। और ये है, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा की। और जापान, आपको पता है जापानी लोगों के बारे में क्या पता है आपको? जापानी के बारे में आपको पता है कि लॉ से रहते हैं, अच्छे लोग ऐसे निहाओ विहाओ करते हैं, तो एकदम लॉ के साथ रहते हैं। वो 1-2 वीडियो मैंने रील्स में देखी है कि लाइन से जा रहे हैं, अपने यहाँ कौन लाइन से जाता है? तो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, लॉ ऐसे कीवर्ड याद रख लो जापान से। तो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमने कहाँ से लिया? जापान से। ये सारी चीज़ें थी, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से इमरजेंसी प्रोविजन, जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो हमने यूएस से लिया है। इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट हटा देंगे, वो जर्मनी से लिया है। बाकी इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं वो सारे वही चल रहे हैं। जुडिशरी ये सारा तो पहले ही था ना हमारे पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अब हमारे पास शेड्यूल कितने हैं? 12। उसको याद करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्रोनिम, मेरी नहीं है ये जो ट्रिक है, ये जब मेरी नहीं होती मैं बता देता हूँ। ये कहीं से मैंने अपने ज़माने में देखा था, बहुत ही पॉपुलर, सबको पता ही है, इसमें क्या छुपाना। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या है? टेरिटरी, एम्यूलमेंट्स। आइए देखते हैं इसमें, ये रहा, यहाँ पर मैंने लिख लिया है, काला ले लूँ क्या? पहला है टेरिटरी, यूनियन, फिर स्टेट, यूनियन टेरिटरी, जितनी भी टेरिटरी वाली चीज़ें हैं वो आती हैं शेड्यूल 1 में। दूसरा है एम्यूलमेंट्स। एम्यूलमेंट्स मतलब होता है सैलरी वगैरह, कि किसको कितनी सैलरी मिलेगी, ये सारा आपको किस शेड्यूल में मिलेगा? सेकंड शेड्यूल में। थर्ड में आता है अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब ओथ, कि किसको कौन ओथ दिलाएगा, इसको ये दिलाएगा, इसको ये दिलाएगा। ओथ और अफर्मेशन की चीज़ें हैं थर्ड शेड्यूल में। फोर्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोर्थ इज़ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। फोर्थ शेड्यूल क्या है? राज्यसभा। फिफ्थ क्या है? एस यानी कि शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। पूरे देश में जहाँ जहाँ भी शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब है, इनके लिए जो हमने अलग से चीज़ें बनाई हैं, ये आपको कहाँ मिलेगा? 5th शेड्यूल में। छोटा हो जाओ, 5th शेड्यूल में। ये 6th है। 5th और 6th में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 6th है अदर शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब, सिर्फ और सिर्फ इन 4 स्टेट्स के लिए। ये जो 4 स्टेट है ना, कौन से? ATMM हम कहते हैं इन्हें प्यार से, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, वो पूरे हर जगह के लिए। ये 6th वाला शेड्यूल क्या है? अदर शेड्यूल्ड एरियाज, जो कि सिर्फ 4 स्टेट के लिए, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। यू हैव टू रिमेंबर दिस इज PYQ और वेरी फेमस, वेरी फेमस। OF मीन्स फेडरल लिस्ट। लिस्ट आपको पता है 3 तरीके की लिस्ट है। यूनियन, जिसपे सेंटर कानून बनाएगी, ऐसी चीज़ें, ऐसे सब्जेक्ट जिन पे सेंटर कानून बनाएगी, वो किस लिस्ट में आएंगे? यूनियन लिस्ट में। और ऐसी सब्जेक्ट्स, ऐसे टॉपिक जिसपे कानून कौन बनाएगा? स्टेट वाले लोग, वो स्टेट लिस्ट। और एक आती कंकरेंट, जिसपे दोनों लोग बना सकते हैं, एनवायरमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसमें कितने सब्जेक्ट हैं? पहले इधर मैंने प्रीवियस वाले लिखा है, ये जो लिखा है ये न्यू है। अभी 98 है, स्टेट में 59 है और कंकरेंट में 52 है। पहले इतने थे। तो देखो कंकरेंट में अभी थोड़ा सा ऐड हुए हैं, जो चीज़ें हैं वो हम फेडरल लिस्ट के टाइम ही देख लेंगे। 5 और चीज़ें कौन सी ऐड हुई है। कंकरेंट में कितने हैं? 52। उसके बाद बात आती है 8th शेड्यूल, दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है इस वक्त? 22 है।
हुआ क्या, सबसे पहले कितनी थी, सबसे पहले थी 14, फिर एक और ऐड हो गई दैट इज सिंधी, फिर 3 और ऐड हो गई, उसमें नमक डाल दिया, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद 4 और ऐड हो गई, तो 14 एक 15, 15 3 18, 18 4 22, अभी कितनी है 22, पहले कितनी थी 14, फिर ऐड कौन सी हुई सिंधी, फिर कौन सी हुई नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर BDSM। ये कंप्यूटर में होता है ओ सॉरी DBMS होता है यार, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस्ट्रिक वेयर कंडीशन दे देते, वो रो और टपल वाला, इफ समवन इज फ्रॉम IT तो उसे पता चल रहा होगा, वो होता था ना यार, अब मुझे कम याद है ये सारी चीज़ें, बहुत टाइम हो गया। और जो नहीं है CS से वो याद कर लो, ये भी कुछ होता है, मुझे पता नहीं है क्या होता है, लेकिन ये क्या है, बोडो, डोगरी, सैंथली एंड मैथिली, बोडो, डोगरी, संथली एंड मैथिली, ये 4 लैंग्वेज, ये सारी लैंग्वेज हो गई। टोटल कितनी लैंग्वेज हो गई 22। 9th शेड्यूल क्या है, लैंड रिफॉर्म्स, ये वैसे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट भी है हमारा, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 शायद। लैंड रिफॉर्म से क्या था, इसमें अगर आपने कोई इस शेड्यूल में डाल दिया तो वो जुडिशियल स्क्रूटनी मिल जाती थी, मगर मतलब उसको अब आप चेंज वेंज नहीं कर सकते। बाकी केशव नंदी भारती केस के बाद तो क्या हो गया कि उस डेट के बाद सभी चीज़ें जुडिशियल रिव्यू से बाहर हैं। अगर बेसिक स्ट्रक्चर वाली चीज़ें ही आप अमेंड नहीं कर सकते, उसके बाहर सारी चीज़ें अमेंड कर सकते हो, तो अब इसका इतना रोल रहा नहीं। L से है लैंड रिफॉर्म्स। D हो गया डिफेक्शन, ये 10th शेड्यूल, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन, ये और ये। एंटी डिफेक्शन वो होता है ना, कहाँ लिखूँ, एंटी डिफेक्शन पीछे लिख देता हूँ, ये एंटी डिफेक्शन है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। एंटी डिफेक्शन, इसका मतलब डिफेक्शन मतलब दल बदलू, कि ऐसा नहीं कि आप BJP से इलेक्शन जीत गए, वहाँ चले गए, बोले नहीं अब मैं कांग्रेस के साथ जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं, तब आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये किस में मिलता है आपको, 10th शेड्यूल में, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। 11 है पंचायती और 12वां है म्यूनसिपालिटी। पंचायती है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 और म्यूनसिपालिटी है 74th अमेंडमेंट एक्ट, साथ ही साथ 1992। ये सारी हो गई हमारी 12 की 12 शेड्यूल, ये आपको याद कर लेना है इसी एक्रोनिम में, और आप बड़ी आसानी से चीज़ें कर पाएंगे। अच्छा, ये वो लैंग्वेज हो गई। और हाँ, पंचायती और म्यूनसिपालिटी में क्या है, पंचायती 29 मैटर्स पे बनाती है और म्यूनसिपालिटी 18। ये कम क्यों है, क्योंकि म्यूनसिपालिटी आ गया, ऐसा लग रहा है ना शहरी सा हो गया, तो स्टेट खुद ही करवा लेगी, म्यूनसिपालिटी का इतना काम क्या है, और पंचायती के पास ज़्यादा है, भाई रोड बनवाओ, यहाँ गड्ढा खुदवाओ, समझ गया ना, 29 और 18। अच्छा, किसी को अगर वो याद करना हो, हालांकि मैंने ये नहीं याद किया था क्योंकि मैं यही याद करने में टाइम लगता है, तो अगर आप पहली बार आए हैं तो केवल ये याद करो, अगर आप 4-5 बार पॉलिटी पढ़ चुके हैं तो ये भी याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। किस अमेंडमेंट एक्ट में हुआ वो यहाँ पे लिखा है, 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में सिंधी, फिर इसमें 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ये तीनों, और सबसे लेटेस्ट है, इसको तो याद ही कर लो, 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। ये हो गई कहानी। अब हम पार्ट भी अगर देख लें, देखिए पार्ट का जो एक्रोनिम है ये भी मैंने इस वेबसाइट से लिया, देखो यहाँ मैंने फिनोलॉजी, और ठीक यही मैंने भी अपने टाइम पे याद किया था, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस से कहाँ जाना है आपको, यूपी, टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड रीता, इनका बच्चा हुआ है, तो आप यूएस से यूपी चले आए कि अरे श्याम तुम्हारा बच्चा हुआ, मैं आता हूँ, तो आप सीधा यहाँ आ गए, इससे आपको याद हो जाएगा। अच्छा, पार्ट 1 to 22 का क्या मतलब है, बीच में देखो ऐसे ना 4, 14, 14A, तो इसलिए टोटल वो 25 ही है, उससे घबराना नहीं है आपको, 25 लिख देता हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट, सो ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक, इसको मैं दिखाता हूँ। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, यू से मतलब हो गया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 1। यू कैन, सी से हो गया सिटीजनशिप, 3 से हो गया F मीन्स फंडामेंटल राइट, D मीन्स DPSP। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी आता है जो कि है 4A, ये आपको ध्यान रखना है, यूनियन, सिटीजनशिप, 3 इज फंडामेंटल राइट, DPSP एंड देन फंडामेंटल ड्यूटी। फिर है US यानी यूनियन, ये है गया स्टेट, 5, 6।
अब 7 जो है वो रिपील हो चुका है, हट गया है, तो 7 नहीं है, आपको ध्यान रखना है। पार्ट 1 2 3 4 4A 5 6, अब सीधा 7 नहीं आएगा, 7 रिपील हो चुका है, 8 आएगा। यूनियन टेरिटरी, 9 इस पंचायत। अब पंचायत और म्यूनसिपैलिटी एक ही जैसा लग रहा है ना, पंचायत के बाद म्यूनसिपैलिटी, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो 9A जो है वो म्यूनसिपैलिटी और 9B इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर श्याम एंड रीता, S है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, 11 है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, 11 हो गया। आपको ऐसे याद रखना है कि 11 तक ये हो गया, फिर अगले 11 का ये अलग एक्रोनिम है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा, अगर किसी को पूरा याद करना है ये उसके लिए सिर्फ। फ्रूट यानी F मीन्स फाइनेंस, ये कितना हो गया 12। टेस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स, स्वीट इज सर्विसेज। 14A ये इंपॉर्टेंट है, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल आपको पता ही, अभी न्यूज़ में भी चल रहा था वो जो CAT वाला है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, NGT है अलग। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, फिर आप अलग पर्पस के लिए ट्रिब्यूनल भी बनाए गए हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज वालों का अगर कुछ हो जाए, या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, बहुत सारे हैं। तो ये 14A है, 14A पार्ट में आपको मिलेगा। फिर E से हो जाता है इलेक्शन, S है स्पेशल प्रोविजन, 16। अच्छा, यहाँ पे सो ओनली ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, तो मैंने तो ऐसे याद किया था, सो को लंबा कर दिया था। ओनली में आ जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज, दैट इज 17। इमरजेंसी इज 18। मैगी मिसलेनियस 19। अमेंडमेंट ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज 20। 21 में है टेम्परेरी प्रोविजन और 22 में है शॉर्ट टाइटल। तो ये ऐसे नहीं याद होगा, ये आपको कम से कम 5-6 बार जब आप भूल के पढ़ेंगे, मतलब पहली बार आप पढ़ेंगे भूलेंगे, तो आपको सारी चीज़ याद हो जाएंगी। लेकिन ना भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पार्ट के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इन्हीं बीच घूमते हैं, जो कि हम अभी देखेंगे। ये आ गए, ले फिर आ गए। पार्ट 2 इज सिटीजनशिप, यू कैन, यूनियन, देन सिटीजनशिप। उसके बाद ये तीनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट पहले आएगा, देन DPSP, और 4A इज फंडामेंटल ड्यूटी। 3 फंडामेंटल राइट, 4 DPSP, 4A फंडामेंटल ड्यूटी। ये याद हो जाएगा 3-4 बार पढ़ने पे, पढ़ोगे तो याद होगा, वरना तो ऐसे कहते रहोगे कि यार याद करना पड़ता है, कहाँ से करें। 9 इस पंचायत, 9 के बाद ही 9A आ जाता है म्यूनसिपैलिटी, और 14A इस ट्रिब्यूनल, इसमें मैंने थोड़ा सा भी पहले डिस्कस कर ही लिया था। 15 इज इलेक्शन। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं पार्ट्स। इलेक्शन देखो 15 ऐसा लग भी रहा है ना कि 5-5 लोग लड़े, यहाँ से 5 यहाँ से 5 यहाँ से, 3 लोग लड़े और मर गए, कोई एक जीत गया होगा इलेक्शन। और 17 इज ऑफिशियल लैंग्वेज, 18 इज इमरजेंसी प्रोविजन। 18 से इमरजेंसी लग तो रहा है, देखो नहीं लग रहा है क्या, लगा लो। 20 इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको याद रखना है बस। 3 फंडामेंटल राइट, 4 DPSP, 4A फंडामेंटल ड्यूटी, और 17 ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज है कितनी, अभी हमने देखा था 22। 18 इमरजेंसी, 20 इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीज़ें थी पार्ट की। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें देख ली। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें क्या, कौन सा फीचर हमने किससे लिया, दूसरा शेड्यूल सारे, उसके बाद पार्ट की ये सारी चीज़ें जो हमने पहले अभी जिक्र किया है। आइए करते हैं रिवीजन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को। शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। राज्यसभा का कौन सा शेड्यूल है, TEAR, R इज 4th। 5th कौन सा है, शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइब वाला। 6th कौन सा है, शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइब किसमें, इस 4 स्टेट में, कहाँ, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। लैंग्वेज वाला कौन सा है, लैंग्वेज का है शेड्यूल 8। लैंग्वेज कितनी है, 22, पहले कितनी थी 14 + 1 + 3 + 4 = 22। लेटेस्ट में कौन सी ऐड की गई है, DBMS करके। अबे यार यही टाइप हो जाता है मेरे से, BD, अरे ले यही चलने दें, है ना। फिर इसमें क्या है, बोडो, डोगरी, संथली एंड मैथिली। 10th कौन सा है, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन दल बदलू वाला, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। अब पार्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने शेड्यूल की बात कर ली है। फंडामेंटल राइट इस पार्ट 3, फंडामेंटल ड्यूटी इस पार्ट 4। सॉरी मैं खुद कंफ्यूज हो गया, DPSP 4 होगा, फंडामेंटल ड्यूटी 4A है। हाँ, ड्यूटी तो कैसा है कि 4A बाद में आया, फंडामेंटल ड्यूटी बाद में ऐड की गई, ये बात तो पता है, तो 4A कह देते हैं। इलेक्शन इस 15 लोग लड़े, इमरजेंसी 18,
अमेंडमेंट इज़ 20, ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ 17। कौन सी चीज़ें कहाँ से बोरो की है? DPSP कहाँ से लिया है? डी इज़ आयरलैंड। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया? ये सारे हमने US से लिया है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ये हमको सिखाया हिटलर ने, जर्मनी। फंडामेंटल ड्यूटी, अब ड्यूटी है ना यार, रशिया सबमरीन देता है हमें, S-400 मिसाइल देता है, हाँ थोड़ा बहुत ठीक है, गलत करता है लेकिन अब क्या करें। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये हमें बताया कनाडा ने कि वीरे स्ट्रॉन्ग सेंटर रखी हो, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट, पूरी लिस्ट किसकी कंप्लीट हो गई? ऑस्ट्रेलिया की। अमेंडमेंट कौन कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में? साउथ अफ्रीका। कह रहे कि अबे तुम लोग कर नहीं पा रहे हो, अमेंडमेंट कर देते हैं रूल, उसके बाद हम लोग जीत जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये पूरी कहानी हमने देख ली। इस PDF की अगर आपको दरकार हो तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप से, सीडीएस ब्लैक यूट्यूब, हालांकि मैं चेंज करने वाला हूँ, आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रोज़ आपको एक न्यूज़ की समरी मिल जाए या फिर कुछ और किस्से कहानियाँ, तो आप इस क्या कहते हैं इसको, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। द यूज़र नेम इज़ todays.newspaper। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए और आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे ख़त्म हुआ ये वाला वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय।